हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुष्पक मिश्रा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सीए पुष्पक मिश्रा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 कॉमर्स के अकाउंटिंग चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जैसा कि नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, अकाउंटिंग के जो वर्ड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, उसको कैसे यूज किया जाएगा, पूरे अकाउंटिंग करते समय उसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसको समझने से पहले हम लोग हर अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट वर्ड को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापार के 5 आधार होते हैं। व्यापार के कितने आधार होते हैं? 5 आधार होते हैं, यानी कि देयर आर 5 इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ बिजनेस। यानी कि किसी भी व्यावसायिक लेन देन को उसके नेचर के आधार पर, किसी भी व्यावसायिक लेन देन को उसके नेचर के आधार पर, यानी उसकी प्रकृति के आधार पर, किसी भी व्यावसायिक लेन देन यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, किसी भी व्यावसायिक लेन देन को यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को उसके नेचर के आधार पर, उसके नेचर यानी प्रकृति, नेचर हिंदी में प्रकृति बोलते हैं, उसके प्रकृति के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। प्रकृति के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। इसीलिए हम लोग इसे 5 पिलर ऑफ बिजनेस कहते हैं। यानी कि व्यवसाय का कोई भी लेन देन, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको हम 5 भाग में क्लासीफाई करना सीखेंगे। कितने भाग में सीखेंगे? 5 भाग में। यानी कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसमें हमको पहचान करना है कि वो एसेट्स है यानी कि संपत्ति है, या एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है यानी व्यय तथा हानि है, कैपिटल यानी कि पूंजी है, लायबिलिटीज यानी दायित्व है, रेवेन्यू गेन्स एंड प्रॉफिट यानी आय एवं लाभ है। ठीक है, तो हमको देखना है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इस 5 में से कौन कौन से नेचर में आता है। यानी कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन, उसको क्लासीफाई करना यानी उसको बांटना है हम लोगों को 5 भागों में। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। एसेट्स का मतलब संपत्ति, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज जिसका व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है व्यापार को चलाने के लिए, यानी कोई भी रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल व्यापार को चलाने के लिए किया जाता है, उसे एसेट्स कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, कैश हुआ, बैंक हुआ, इसका उपयोग करके हम लोग व्यापार को चलाते हैं। इसका उपयोग करके उससे व्यापार का संचालन होता है, तो इसे हम एसेट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एसेट। लेकिन ये एसेट्स को क्रिएट करने के लिए हमें कैश का इनफ्लो करना पड़ता है, यानी कि कैश व्यापार से जाता है तभी ये एसेट्स क्रिएट होता है। जब हम कैश का बात करें तो आप समझ लीजिएगा कैश और बैंक दोनों बराबर है, यानी पैसा बैंक में रखा हो या हमारे हाथ में हो, वो दोनों बराबर है। यानी मेरा कहने का ये कथन है कि कोई भी एसेट्स के लिए कैश का आउटफ्लो होना ज़रूरी है, कैश का आउटफ्लो होना ज़रूरी है। इसका मतलब आपके व्यापार से कैश जाएगा। एसेट्स क्रिएट करने के लिए क्या होता है? कैश आउटफ्लो होता है, यानी कैश घटता है, कैश आउटफ्लो होता है। यानी कि कहीं ना कहीं एसेट्स खरीदने के लिए, यानी एसेट्स को बनाने के लिए कैश आउटफ्लो होता है। कैश आउटफ्लो होता है एसेट्स क्रिएट करने के लिए, यानी एसेट्स को बनाने के लिए, एसेट्स क्रिएट करने के लिए। चलिए हम लोग सारे टर्म्स को थोड़ा एक अलाइनमेंट के साथ समझेंगे। ठीक है, यानी कि कैश आउटफ्लो होता है एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कोई भी व्यापार का एसेट जिसका उपयोग व्यापार को चलाने में होता है,
जैसे कि लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ। एक व्यापार को चलाने में इन सब एसेट्स का इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि बिल्डिंग हुआ, तो बिल्डिंग को बनाने में यानी बिल्डिंग को क्रिएट करने में या बिल्डिंग को खरीदने में हमारे व्यापार से कैश जाएगा, हमारे व्यापार से क्या होगा, कैश जाएगा। उसी तरह से जैसे कोई ज़मीन खरीदना या मान के चलो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करने का मन है, तो अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हमको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा। यानी कि एसेट्स खरीदते टाइम यानी एसेट्स को बनाते टाइम या एसेट्स को खरीदते समय हमारे व्यापार में से कैश क्या होता है, जाता है। यानी व्यापार में से कैश का आउटफ्लो होता है। कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। क्लियर? चलो, यानी कि एसेट्स जब बनेगा किसी व्यापार में तो आपका कैश क्या होगा, घटेगा। यानी कैश या बैंक का बैलेंस घटेगा, ठीक है, तभी कोई एसेट्स क्रिएट होता है। चलो, अब दूसरा बात करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेज की। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसको हिंदी में एक्सपेंसेस को व्यय बोला जाता है, लॉसेज को हानि बोला जाता है। व्यय क्या होता है, एक व्यापार को चलाने में डे टू डे का खर्चा होता है, यानी रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ खर्चा होता है। जैसे कि व्यापार को चलाने के लिए लेबर चाहिए तो उसको लेबर का कॉस्ट पेमेंट करना पड़ता है, उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं यानी मजदूरी बोलते हैं। स्टाफ व्यापार में एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको सैलरी देना पड़ता है। हमारा डे टू डे रेगुलर का खर्चा होता है, जैसे कि बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, किराया देना पड़ता है, वाटर एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। एक व्यापार को चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारा कैश का आउटफ्लो होता है। यानी कि एक्सपेंसेस के लिए हमारा कहीं न कहीं से कैश जाता है। हमारा कहीं न कहीं से क्या होता है, कैश। एक्सपेंसेस में भी कैश का आउटफ्लो होता है। एक्सपेंसेस में भी कैश का आउटफ्लो होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। तो हम ये चीज़ देख लिए कि एसेट्स में भी कैश का आउटफ्लो होता है। एसेट्स जब खरीदते हैं या एसेट्स बनाते हैं तो उसमें भी कैश का आउटफ्लो होता है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में भी कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है। एक बात दोनों में अंतर समझिए, एसेट से हमको व्यापार को चलाने में हेल्प मिलता है। एसेट से व्यापार को चलाने में हेल्प मिलता है और उससे भविष्य में हमें लाभ मिलता है। आगे चल के जब एसेट्स का ब्रॉडर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसेट से क्या होता है, व्यापार का संचालन किया जाता है, यानी संपत्ति व्यापार को संचालन में उसका इस्तेमाल होता है और इससे हमें भविष्य में लाभ मिलता है, उससे हमें भविष्य में लाभ मिलता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर एक्सपेंसेस यानी व्यय तथा हानि, ये क्या होता है, ये भी व्यापार को चलाने के लिए एक्सपेंसेस किया जाता है, लेकिन इसमें कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, इससे हमें भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलता। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या बता रहे हैं सर। यहाँ भी व्यापार को चलाने में इस्तेमाल होता है, एसेट्स को भी व्यापार को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है और एक्सपेंसेस को भी व्यापार को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है। एसेट्स को बनाने में भी कैश का आउटफ्लो होता है और एक्सपेंसेस करते समय भी कैश जाता है, यानी कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल ये सब पे करते हैं तो उसमें भी आपका एक्सपेंसेस होता है, उसमें भी आपका कैश का आउटफ्लो होता है, यानी कैश और बैंक बैलेंस घटता है आपका। सैलरी, कोई एसेट्स खरीदते हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीन हुआ, या कुछ मशीन वगैरह बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, लैंड वगैरह परचेज करते हैं, ये भी एसेट्स बनाने के लिए आपका कैश का आउटफ्लो होता है और दोनों व्यापार को चलाने में इस्तेमाल होता है। तो यार दोनों में डिफरेंस कैसे, पहचान कैसे पाएंगे कि एसेट्स क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस को पहचानने का बहुत ही एक बहुत ही सिंपल सा वे है कि देखिए कि अगर किसी खर्चे से हमें भविष्य में लाभ मिल रहा है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद तक भी उसका लाभ हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। और एक्सपेंसेज होता है कि अगर हम वो खर्चा करते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर, उसका बेनिफिट हमें साल भर तक ही मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता है। यानी कि अगर कोई खर्चा करने से उसका बेनिफिट, उसका भविष्य में लाभ 1 वर्ष के अंदर तक ही सीमित रह जाता है तो वो एक्सपेंसेज है। लेकिन अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ऊपर मिलता है, लंबे समय तक मिलता है, तो वो हमारा एसेट्स है, यानी वो मेरा संपत्ति है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
एक बिल्डिंग बनाते हैं। क्या करते हैं? एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग बनाने में हमें जो भी खर्चा आता है उसको हम एसेट्स क्यों मानते हैं? क्योंकि बिल्डिंग से हमारा बेनिफिट केवल 1 साल तक नहीं मिलेगा। जब तक बिल्डिंग रहेगा, यानी कि 50 साल 100 साल, जब तक भी बिल्डिंग का लाइफ है तब तक हम उसको व्यापार को चलाने में इस्तेमाल करेंगे और उससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए एसेट है। लेकिन हम किसी स्टाफ को रखते हैं, वो काम करता है, तो जैसे कि 1 महीना काम किया, उसके बदले में उसको सैलरी दिए, तो 1 महीना काम करने से जो हमें फ़ायदा मिला बस उतना ही मिला। उसके 1 महीना काम करने से हमको 10 साल या 12 साल का बेनिफिट या 1 साल के बाद का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जितना दिन के लिए हम उसको चुका रहे हैं, यानी उसका मजदूरी या लेबर चुका रहे हैं, उतना दिन तक ही हमें लाभ मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन एसेट में ऐसा नहीं होता। एक बार खर्चा कर लेते हैं तो उसका लाभ हमें लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के पीरियड तक हमें मिलता रहता है। ठीक है, जैसे रेंट पे किए, तो यार 1 महीना आप रहें उस मकान में, 1 महीना रहें, उसके बदले में आपने रेंट पे किए, उसका बेनिफिट अगर दूसरे महीना में रेंट पे नहीं करेंगे तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा। यानी कि आपको रेंट पे करने से उसका बेनिफिट 1 महीना तक का ही मिल रहा है, या 1 साल का रेंट पे किए तो आप दूसरे साल नहीं रह सकते, यानी जितना तक का पेमेंट किया उतना है। तो इसीलिए ये हम एक्सपेंसेस मानेंगे, उसको हम रेंट पे कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, 1 महीना का बिजली बिल दिए, दूसरा महीना अगर नहीं देंगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से उसका फ़ायदा हमको जितना पर्टिकुलर पीरियड रहता है उतना ही तक मिलता है, यानी 1 साल के अंदर ही सीमित रहता है। लेकिन एसेट में ऐसा नहीं होता है। एसेट्स में एक बार खर्चा कर दिए तो उसको लंबे समय तक उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में कैश का आउटफ्लो होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें एसेट और एक्सपेंसेस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस को आप आसानी से पहचान पाएंगे। एसेट वो होता है जिसमें कैश का आउटफ्लो होता है, लेकिन इसको व्यापार को चलाने में इस्तेमाल होता है और इसका भविष्य में लाभ मिलता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? इसमें भी कैश का आउटफ्लो होता है, इसमें भी कैश जाता है, कैश घटता है आपका, और ये भी व्यापार को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेंसेस भी व्यापार को चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। जितना पीरियड के लिए आप खर्चा करेंगे उतना तक ही बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन एसेट में क्या है? एक बार इन्वेस्ट कर दिए, एक बार कोई मशीन खरीद लिए, तो जब तक मशीन का लाइफ है तब तक आप उसका फ्यूचर बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, एसेट और एक्सपेंसेस दोनों में कैश का आउटफ्लो होता है, दोनों में कैश का आउटफ्लो होता है। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल मतलब पूंजी। कैपिटल मतलब पूंजी। ये क्या होता है? व्यापार के यानी व्यवसाय के ऑनर के द्वारा लगाया गया पैसा। व्यवसाय के यानी बिजनेस के ऑनर यानी मालिक के द्वारा, ऑनर के द्वारा व्यापार में लाया गया पैसा। व्यापार में लाया गया पैसा। ध्यान से देखिए, यहाँ कैश का, कैपिटल में कैश का इनफ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है। कैपिटल में क्या हो रहा है? कैश का इनफ्लो हो रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑनर खुद लाता है, ऑनर खुद लाता है। यानी कि कोई भी व्यापारी जो बिजनेस शुरू करता है वो अपना कुछ ना कुछ पूंजी लगाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। यानी कि ऑनर अगर खुद अपने पास से अगर कुछ पैसा लाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। इससे व्यापार का कैश बढ़ता है, यानी कैश बोल सकते हैं कि यानी कि व्यापार में कैश का इनफ्लो आता है। वैसे आप आगे चल के ये भी सीखेंगे कि कैश के अलावा भी कुछ जो भी कुछ मशीनरी, कुछ स्टॉक वगैरह वो ला सकता है, लेकिन हम अभी कैश के टर्म में समझ रहे हैं कि जैसे कि हम एसेट में समझे कि एसेट और एक्सपेंसेस करने से हमारा कैश क्या होता है? आउटफ्लो होता है, कैश हमारा गिरता है, यानी कैश और बैंक बैलेंस घटता है। उसी तरह से कैपिटल के आने से हमारा कैश बैंक बैलेंस क्या होता है? बढ़ता है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे व्यवसाय के बाहर के लोगों से लिया गया पैसा जिसका भुगतान भविष्य में करना पड़ता है। दायित्व क्या होता है? व्यापार के बाहर से कहीं ना कहीं वो आता है और जिसका भुगतान करना पड़ता है। दायित्व क्या होता है? दायित्व वह होता है जो भविष्य में उसको चुकाना पड़ता है। भविष्य में क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लायबिलिटीज से भी कहीं ना कहीं हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, हमारा वर्किंग कैपिटल। आगे चल के ये टर्म सीखेंगे वर्किंग कैपिटल। अभी आप इतना समझ लो कि लायबिलिटीज से भी हमारा कैश का इनफ्लो होता है।
कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से कैश का इनफ्लो होता है। यानी कि अगर मान के चलो, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लो कि लोन लिए, इससे आपका लायबिलिटीज़ बढ़ा क्योंकि लोन भविष्य में आपको चुकाना पड़ेगा, लेकिन लोन के वजह से आपके व्यापार में कैश का इनफ्लो हुआ। व्यापार में क्या हुआ? कैश का इनफ्लो हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू गेन्स एंड प्रॉफिट की। इसकी बात करते हैं, रेवेन्यू गेन्स एंड प्रॉफिट, आय व्यय तथा लाभ। ये क्या होता है? ये होता है आपको व्यापार चलाने के दौरान सेल करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से, यहाँ भी कैश का सेल और सर्विस करने से, कैश सेल बेचने से, सेल मतलब हुआ बेचना, बेचने से और सर्विस प्रोवाइड करने से, या कहीं कोई सर्विस ऐसा वगैरह काम किया, उससे सर्विस से कैश का इनफ्लो होता है। कैश का क्या होता है? इनफ्लो होता है। कैश का इनफ्लो होता है। कैश का क्या होता है? इनफ्लो होता है। यानी कि यहाँ भी कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो हम अगर इसको समराइज करें तो एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से कैश हमारा क्या होता है? घट रहा है। यहाँ ए और बी पॉइंट में एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस में हमारा कैश क्या हो रहा है? घट रहा है। कैश क्या हो रहा है? घट रहा है। बट कैपिटल लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू, कैपिटल लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू में हमारा कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम आगे चल के सीखेंगे कि एसेट्स एक्सपेंसेस के लिए जो रूल्स होते हैं, जर्नल्स के अकाउंटिंग करने के जो रूल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। उसी तरह से कैपिटल के, लायबिलिटीज़ के, रेवेन्यू के जो जर्नल्स के रूल होंगे वो सेम रहेंगे। यानी एसेट्स एक्सपेंसेस के जो जर्नल के रूल हैं वो एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। उसी तरह से कैपिटल, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू गेन्स के जो जर्नल के रूल हैं वो एक जैसा रहेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत एसेट्स एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू में क्लैरिटी मिला होगा। अब हम लोग इसको धीरे धीरे करके डिटेल में सीखेंगे, धीरे धीरे करके डिटेल में सीखेंगे।